नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। राज्यसभा में गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार ने विपक्ष से मांगा सहयोग। कांग्रेस ने लगाया दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप। लगातार चौथे दिन कार्यवाही बाधित। दिल्ली में डीजल गाड़ियों के पंजीकरण पर एनजीटी का रोक और सम विषम फार्मूले पर ऐतराज। फैसले पर विचार करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी शिखर वार्ता। 3 दिन के दौरे पर तुर्कमेनिस्तान पहुंचे उपराष्ट्रपति। एयरपोर्ट पर स्वागत। राष्ट्रपति बुर्दीमुदेव से होगी मुलाकात। जनवरी में भारत पाक विदेश सचिव स्तर की वार्ता। बातचीत का खाका होगा तैयार। सरताज अजीज ने पाकिस्तानी संसद में दी जानकारी। और आइए देखते हैं पहली खबर। राज्यसभा में लगातार चौथे दिन भी गतिरोध देखने को मिला। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड के मसले पर विरोध नहीं कर रही। उनके मुताबिक कांग्रेस का विरोध सरकार के रवैये को लेकर है। इस बीच सरकार और उपसभापति पीजे कुरियन ने सोमवार से सदन के सुचारू संचालन की उम्मीद जाहिर की। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस का विरोध जारी रहा। कांग्रेस सांसद सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। सभापति और उपसभापति की ओर से कई बार की अपील का भी कोई असर होता नहीं दिखा। इस वजह से दोपहर 3:30 बजे तक सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही शुरू होने पर नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने विरोध को लेकर पार्टी का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड के मसले पर विरोध नहीं कर रही है। सदन की कार्रवाई न चलने का न हमारा कोर्ट से कोई शिकायत है, न गिला है, और न ही नेशनल हेराल्ड से इसका कोई लेना देना है। बीते सत्र में उठाए गए मुद्दों का जिक्र करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दोहरे रवैये को लेकर विरोध जता रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने दल से जुड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। दूसरी विपक्ष की पार्टियों के खिलाफ जब सरकार को कार्रवाई करनी होती है उस वक्त चर्चा नहीं होती है, उस वक्त एक्शन होती है। और जब सत्ताधारी पार्टी के लोगों पर एक्शन की बात आई तो फिर चर्चा की बात करते हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार हर मसले पर चर्चा को तैयार है। इसके साथ ही गतिरोध खत्म करने की कोशिश के तहत उन्होंने विपक्ष से सोमवार से सदन की कार्यवाही सुचारू तौर से चलाने में मदद की अपील की। उपसभापति पीजे कुरियन ने भी ऐसी ही उम्मीद जताई। परसेप्शन बना है तो उस परसेप्शन को ठीक करने का एक ही तरीका है, देर आए दुरुस्त आए। मंडे जो है वो गुड डे हो, मंडे जो है वो वर्किंग डे हो, सोमवार जो है वो शुभवार हो, और सोमवार से हम लोग जो है वो अच्छी तरह से काम शुरू करें। आई विल अपील टू ऑनरेबल मेंबर्स दैट मंडे ऑनवर्ड्स लेट अस वर्क, लेट द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन sit together, discuss and thrash out the issues. इस बीच जेडीयू ने भी सदन नहीं चलने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जेडीयू सांसद शरद यादव ने कहा कि सरकार को विपक्ष से बातचीत के जरिए इसका हल निकालना चाहिए। कृति मिश्रा के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में भी आज फिर से संसदीय टिप्पणी का मसला उठा। कांग्रेस सांसदों का विरोध चलता रहा। विपक्ष बीजेपी सांसद से इस्तीफे की मांग कर रहा था, लेकिन जब सरकार और स्पीकर की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इन सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लोकसभा की कार्यवाही संसद हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुई। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस ने बीजेपी के सांसद वीरेंद्र सिंह की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सदन में विरोध जाहिर किया। अगर आप उनको सस्पेंड कीजिए, न वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी पूछिए, नहीं है तो हमको कोई रास्ता नहीं। ऐसे एटीट्यूड से, क्योंकि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। To run the house, why not it is going to be made? Let one apology be made over here
let the house run smoothly. सरकार की ओर से संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बीजेपी सांसद के आपत्तिजनक बयान को सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में सदन को बाधित करना उचित नहीं। आज हमारे माननीय सदस्य के बारे में जो बात कहा कि आपने निर्णय लिया है, जो कुछ उन्होंने कहा आपने बाहर निकाल दिया है, लेकिन ये एक बहाना बना के सदन की कार्रवाई बाधित करना यह अनुचित है। मांग खारिज होने के बाद विरोध जाहिर करते हुए कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी और जेडीयू ने विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और प्रणव गोस्वामी मेरे साथ इस वक्त से जुड़ रहे न्यूज रूम से दिन भर के अपडेट के साथ। प्रणव, जिस तरीके से हमने देखा कि राज्यसभा में जो नेता विपक्ष उन्होंने साफ किया कि जो विरोध है असल में वो नेशनल हेराल्ड को लेकर नहीं है, और उन्होंने कहा कि इसे गलत तरीके से मीडिया में प्रोजेक्ट किया गया है। क्या ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस इस मसले पर जिस रुख के साथ थी उसमें बदलाव होता दिख रहा है, और वहीं लोकसभा में भी जो मैं कहूं कि आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विरोध था वो शायद अब सोमवार के बाद न दिखे? देखिए, ये कहना अभी मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि भले ही ये कहा जाता रहा हो कांग्रेस की तरफ से कि उनका विरोध नेशनल हेराल्ड के लिए नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि संसद के दोनों ही सदनों में जब संसद सत्र की शुरुआत हुई तब असहनशीलता का जो मुद्दा था उस पर संसद में जो अवरोध है वो एक तरह से उत्पन्न होने की एक बात की जा रही थी। शुरुआत में बहस भी हुई लोकसभा राज्यसभा में असहनशीलता के मुद्दे पर। उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि जब नेशनल हेराल्ड केस सामने आया उसके बाद जो कांग्रेस और जो कुछ विपक्षी दल हैं उनके रुख में एक बार फिर से एक तरह से उनको एक आपत्ति हुई, उनके बीच में नाराजगी थी। और जिस तरह से कांग्रेस के साथ साथ अगर हम टीएमसी की बात करें या फिर जेडीयू और आरजेडी ऐसे जो दल हैं वो भी खुलकर जो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो एक तरह से विंडिक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है, तो इसको देखते हुए ये कहना कि इससे पहले असहनशीलता के मुद्दे के बाद विपक्षी दलों के रुख में कुछ खास नरमी आई हो ऐसा नहीं लगता। ये जरूर है कि नेशनल हेराल्ड केस आने के बाद ये जो पूरा मुद्दा ये और ज्यादा गरमाया है। लोकसभा में 2 दिन तक वॉकआउट किया है कांग्रेस ने दूसरे विपक्षी दलों के साथ, हालांकि वहां पर संख्या बल कम है, इसीलिए छोटे छोटे जो बिल है वो जरूर लोकसभा से पारित हुए, लेकिन राज्यसभा में किसी भी तरह की कार्रवाई, कोई भी जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है वो नहीं हो पाया। ये उम्मीद जरूर की जानी चाहिए कि जो अगला हफ्ता है उसमें सबको साफ हो। लेकिन जैसा कि विपक्ष के नेता राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद उन्होंने साफ किया कि उनकी आपत्ति नेशनल हेराल्ड केस को लेकर नहीं है, यानी जो पिछले सत्र में जो मुद्दे अधूरे रह गए थे जिनको लेकर संतुष्ट नहीं थी विपक्ष, उसमें ललित मोदी गेट जो प्रकरण है उसको लेकर हो या फिर व्यापम घोटाला हो, ये मुद्दे जरूर विपक्ष एक बार फिर से उठाएगा ऐसा लगता है। लेकिन बीच में कोई रास्ता निकले उसकी उम्मीद सभी कर रहे हैं और इसी कोशिश सरकार भी कर रही है। लेकिन राज्यसभा में चलेगा ऐसा लग रहा था मुश्किल हो गया पिछले सत्र के बाद। लगता है कि अब सोमवार से उन मुद्दों की तपिश एक बार फिर से देखेगी। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नीरजा, आज आपने सुना होगा गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा में उन्होंने कहा कि 3 दिन से जो विरोध चल रहा है, जो अवरोध कांग्रेस की ओर से हो रहा है वो नेशनल हेराल्ड को लेकर नहीं है बल्कि उन मसलों को लेकर है जिन पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही थी, यानी कि वो बड़े मुद्दे जो पिछले सत्र में दिखे थे। आखिर क्या इस बयान के मायने निकाले जाएं? नीरजा, आपको आवाज मिल रही है? आ रही है, बीच में नहीं आ रही थी। जी नीरजा, जिस तरीके से आज गुलाम नबी साहब ने कहा कि जो विरोध है कांग्रेस का जिसके चलते राज्यसभा नहीं चल रही है, उन्होंने कहा कि ये नेशनल हेराल्ड को लेकर नहीं बल्कि उन मुद्दों को लेकर है जिनको लेकर सरकार ने कार्रवाई नहीं की, यानी कि पिछले सत्र में जो मुद्दे कांग्रेस ने उठाए थे। क्या इसके मायने और क्या ये माना जाए कि कांग्रेस अब अपने जो रूट है उसको चेंज जरूर कर रही है लेकिन सदन चलेगा इसकी गुंजाइश अभी भी नजर नहीं आती? देखिए, ये तो क्लियर है कि आज कांग्रेस की रणनीति में कुछ फेरबदल हुआ है। पहले था कि नेशनल हेराल्ड को लेके, पॉलिटिकल वेंडेटा को लेके पिछले दिनों में डिस्ट्रप्शन हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पार्टी को आभास हो रहा है कि ये उल्टा न पड़ जाए, क्योंकि नेशनल हेराल्ड का मुद्दा कोई पब्लिक इश्यू नहीं है। जैसे कि ललित गेट था, करप्शन को उजागर करना, फार्मर्स का इश्यू, जीएसटी में भी टैक्स नहीं बढ़े 18% पे कैप हो जाए, ये सब पब्लिक इश्यूज थे। नेशनल हेराल्ड का मुद्दा पब्लिक इश्यू नहीं है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये रवैया है कि पॉलिटिकल वेंडेटा से किया जा रहा है, तो वो
वो अलग चीज है। इसमें तीन पहलू हैं। एक तो लीगल पहलू है, एक पॉलिटिकल पहलू और एक पार्लियामेंट का पहलू है। लीगल पहलू तो कहा है कि हम ये लीगली इसको चैलेंज करेंगे, कोर्ट्स में होगा मामला। 19 को सोनिया गांधी और राहुल गांधी वहां जाएंगे, कोर्ट में पेश होंगे। दूसरा है कि सड़कों पे उतरना और ये कहना, और अगर एविडेंस है उससे कहना कि पॉलिटिकल वेंडेटा के होते गांधी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है, कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसको रफा दफा किया था, फिर दोबारा मामला खोला। वो सड़कों पे उतर के कांग्रेस का करना चाहे तो कर सकती है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये राइट है कि वो करे। लेकिन मीडिया जिस तरीके से मुद्दा बना के डिसरप्शन करना, जी जो इश्यू, जैसा मैंने कहा, पब्लिक इश्यू नहीं है, वो कहीं लोगों के गले उतना उतर नहीं रहा है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है उसके तहत ही आज गुलाम नबी आजाद ने जो कहा हाउस में कि ये सरकार के रवैये पे हम कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड के केस पे नहीं। ऐसे में नीरजा, क्या आपका अनुभव जो है उसके आधार पर क्या आकलन आप निकालते हैं कि क्या ऐसा लगता है कि जो पुराने बड़े मुद्दे थे पिछले सत्र में, यानी कि चाहे वो गुजरात, माफ कीजिए, मध्य प्रदेश का मसला हो व्यापम को लेकर, या फिर मैं कहूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर मसला रहा हो, या सुषमा स्वराज, दूसरे मुद्दे, इनको लेकर कांग्रेस एक बार फिर से आक्रामक हो सकती है, या फिर वो अपने उस स्टैंड पर, यानी जो पिछले 3 दिन से अवरोध चल रहा था उससे पीछे हटने या उसको खत्म करने का कोई रास्ता तलाशी नजर आती है? देखिए, ये अगर पिछले सेशन के जो मुद्दे थे, जैसे व्यापम और ललित गेट, उसको दोबारा खड़ा करेगी तो बीजेपी की तरफ से भी मांग होगी, नेशनल हेराल्ड को भी पूरी तरह उस पर चर्चा होनी चाहिए, दोनों तरफ से चर्चा हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा अगर दोनों चीजों पे चर्चा हो, क्योंकि देश के लिए तो अच्छा ही है कि पता लगे कि क्या हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस लोकसभा राज्यसभा को चलने दे अगले दिनों, और ये उसकी रणनीति जो होगी, पॉलिटिकल रणनीति, हो सकता है वो लीगल रणनीति से जुड़ी हो। कि आज जो सुनने में आ रहा था कि क्या अगर बेल का मामला होता है 19 तारीख, तो हो सकता है कि राहुल गांधी बेल नहीं लें, एक्सेप्ट करेंगे। आपको याद है अरविंद केजरीवाल ने भी एक बार जी और जेल में जाएं, उससे पूरे देश भर में फिर कांग्रेस, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था, और सोनिया गांधी का ये कहना कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, मैं किसी से डरती नहीं, इंदिरा गांधी का सिंबल को, प्रतीक को इन्वोक करना, कि 77 में जो हुआ उसको रिपीट करने की, जैसे इंदिरा गांधी को अरेस्ट करने की। कहा जाए कि आक्रामक तेवर कांग्रेस किस मसले पर दे सकते हैं, और जो सुनवाई की तारीख हो सकता है कि पॉलिटिकली, और वो उनको लगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन में जान फूंक सकते हैं इसके द्वारा, ये संभव हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरजा इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। राज्यसभा में भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 को प्रवर समिति के पास भेज दिया गया है। 13 सदस्यीय समिति की अगुवाई बीजेपी सांसद अनिल माधव दवे करेंगे। समिति बजट सत्र के पहले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। राज्यसभा में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया। सोमवार को विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की थी। इस विधेयक के जरिए 1988 के कानून में बदलाव किया जाना है, जहां पर अब भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का प्रस्ताव है, और सजा की न्यूनतम अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 3 साल, अधिकतम 5 से बढ़ाकर 7 साल करने का अहम प्रावधान शामिल है। देश भर में नई कृषि बीमा योजना जल्द शुरू की जाएगी। लोकसभा में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि इस योजना को लेकर सरकार की ओर से समीक्षा पूरी कर ली गई है। सूखे पर चर्चा का जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि नई योजना के तहत किसानों को कम प्रीमियम का भुगतान करना होगा, साथ ही क्लेम में भी अब आसानी होगी। कृषि मंत्री ने बताया कि 2 हेक्टेयर भूमि तक 33% फसल बर्बाद होने पर मुआवजा देने का फैसला किया गया है। सरकार ने मार्च 2017 तक सभी किसानों को मृदा हेल्थ कार्ड मुहैया कराने का भरोसा दिया। इसके अलावा कृषि उत्पादों के लिए सरकार मई 2017 तक राष्ट्रीय बाजार भी बनाएगी। इसके अलावा सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने भी जा रही है।
शीघ्र ही प्रीमियम का जो दर है उसको कम करेंगे, उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करेंगे, जल्द से जल्द बीमा दावों का भुगतान के लिए उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, बेहतर प्रशासन और पारदर्शिता हेतु बीमा पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार के माध्यम से ही करना है और जल्दी से जल्दी हम इस नई कृषि बीमा योजना को देश में लाने जा रहे हैं। राज्यसभा में आज संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने 13 दिसंबर 2001 में इस वारदात को असफल करने वाले शहीदों की जांबाजी को याद किया। हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की 1 महिला कांस्टेबल और संसद सुरक्षा सेवा के 2 जवान शहीद हुए थे। एक माली और एक कैमरामैन की भी हमले में जान गई थी। We also reiterate our firm resolve to fight terrorism with determination and rededicate ourselves to protect the sovereignty and integrity of our nation. और फिलहाल एक ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। आज ही हमारे साथ होमी मुल्लन गुजरे दौर के फिल्मी गानों में परकशन बजाने के जादूगर माने जाते हैं। परकशनिस्ट होता है, उसको सब कुछ साइड रिदम जिसको बोलता है अपना इंडस्ट्री में सब बजाना पड़ता है, तब जाके आप परकशनिस्ट बनते हैं। पंचमदा का ग्रुप जो था ना, सुपर ग्रुप था, वो ग्रुप में काम करने का मजा आता था। मैं हूँ होमी मुल्लन, मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बढ़ते प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक दिल्ली में अब नई डीजल कारों के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार को भी डीजल गाड़ियों को न खरीदने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा एनजीटी ने दिल्ली सरकार के सम और विषम फॉर्मूले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दिल्ली में अब नई डीजल गाड़ी के पंजीकरण पर रोक लगा दी है। केंद्र और राज्य सरकार को डीजल गाड़ी नहीं खरीदने के आदेश दिए हैं। बिल्डिंग मटेरियल से होने वाले प्रदूषण पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खुले में रखे बिल्डिंग मटेरियल को अब जब्त कर दिया जाएगा। एनजीटी ने राज्य सरकार के सम और विषम फॉर्मूले पर भी ऐतराज जताया है। तकरीबन 1300 से 1600 रोज नई गाड़ियों का इजाफा हो रहा है दिल्ली की सड़कों पर, और भी जो पुरानी गाड़ियां हैं तो उनको आप फेज आउट कैसे करोगे? उसी पूरी प्रक्रिया के दौरान आज कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी और बाकी सबसे पूछा है कि अपने अपने आप स्टैंड बताओ। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो इस फैसले पर विचार करेगी। किसी भी पक्ष से और किसी का कोई भी ऑब्जर्वेशन और कोई ओपिनियन आती है तो वो स्वागत योग्य है, क्योंकि उन सारे चीजों से ही एक अल्टरनेट बिल्ड होता है और उस तरफ हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे और बढ़ भी रहे हैं। दिल्ली के जो और केंद्र सरकार की गाड़ियों को, सरकारी गाड़ियों को लेकर के उस पर हम विचार करेंगे। उधर विपक्ष ने सम विषम फॉर्मूले पर एनजीटी की टिप्पणी को सही ठहराया है। हमारे फैसले में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, कोई जनता से डायलॉग नहीं खुला, कोई आपने कॉमन प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं रखा जिस पे लोग अपनी बात कह सकें। 1 जनवरी से दिल्ली में निजी गाड़ियों को नंबर प्लेट के आधार पर चलाने का फैसला लिया गया है। सरकार ने इसके लिए सम और विषम नंबर प्लेट का फॉर्मूला तैयार किया है। अपने इवन आउट फॉर्मूला को लेकर सरकार पहले से ही साफ नहीं है कि अब एनजीटी ने भी सरकार को फटकार लगाते हुए कह दिया कि सरकार कोई ऐसा फॉर्मूला तैयार करे जिससे न सिर्फ गाड़ियों की संख्या में कमी आए बल्कि प्रदूषण में भी गिरावट आए। कैमरा पर्सन संतोष के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भारत को पहली बुलेट ट्रेन देने में जापान मदद करेगा। शनिवार को दोनों देशों के बीच इस समझौते पर दस्तखत किए जाएंगे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे आज 3 दिनों की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। शनिवार को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ मुलाकात में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन्हें भविष्य में भारत की योजनाओं की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें एक बड़ा नेता बताया। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने सीआईआई, फिक्की और एसोचैम के आयोजित एक समारोह को संबोधित किया। Japan will continuously offer cooperation for the development of India
with the government and private sector working together. Japan and India share basic values, and that is why ensuring closer coordination between the two nations in every field will be critically important for Asia and the world in this century. शनिवार को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी औपचारिक मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। 3 दिन के दौरे पर आज उपराष्ट्रपति मोहम्मद हमीद अंसारी तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद पहुंचे, जहां पर उनका शानदार स्वागत किया गया। इस यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति तुर्कमेनिस्तान की स्थायी तटस्थता की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तर्ज पर होने वाले तुर्कमेनिस्तान के परमानेंट न्यूट्रलिटी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रविवार को उपराष्ट्रपति प्राचीन शहर मारी का दौरा करेंगे, जहां तापी गैस पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत होगी और इस मौके पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के 80वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि वो देश की एक अमूल्य निधि है। उन्होंने राष्ट्रपति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। प्रधानमंत्री के अलावा कई और राजनीतिक हस्तियों ने उन्हें जन्मदिन पर बधाई दी। गुवाहाटी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जीएसटी को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जीएसटी बिल के समर्थन के तैयार है, बशर्ते सरकार उनकी 3 मांगे मान ले। उन्होंने असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर कहा कि इस पर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष फैसला करेंगे। As far as the stalemate in the parliament is concerned, the impression is being given that we are not interested in the issue of GST. We have clearly said to the government our stance on GST. We have 3 issues on which we differ with them, and that is as far as GST is concerned. अमेरिका ने भारत को गैस टरबाइन इंजन टेक्नोलॉजी देने पर नियमों में बदलाव किया है, जिससे भारत में जेट इंजन के डिजाइन और उत्पादन में मदद मिलेगी। वाशिंगटन में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर ने जानकारी दी। दोनों नेताओं की बैठक में रक्षा सहयोग और मजबूत करने का भी फैसला लिया गया। भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिव अगले महीने दिल्ली में मिलेंगे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने आज पाकिस्तान की संसद में ये जानकारी दी। पीटीआई के मुताबिक बैठक दिल्ली में होगी और इसमें समग्र वार्ता का खाका तय होगा। अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन में बड़ा उछाल आया है। औद्योगिक सूचकांक की विकास दर बढ़कर 9.8% पर पहुंच गई। पिछले साल अक्टूबर में ये -2.7 थी। वहीं पिछले महीने यानी कि सितंबर में आईआईपी 3.84% था। अक्टूबर में विनिर्माण क्षेत्र ने 10.6% की दर से विकास किया। वहीं खनन और ऊर्जा क्षेत्र का प्रदर्शन शानदार रहा। अक्टूबर में त्योहारी सीजन होने से मांग खूब थी और आईआईपी में बड़ी उछाल की एक ये भी वजह रही है। कश्मीर में लगातार दूसरे दिन आज पर्वतीय इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। यहां पर सैलानियों ने इसका मजा भी लिया, कि दूसरी ओर श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से मुसाफिरों की परेशानियां बढ़ गईं। बर्फ की सफेद चादर से दूर दूर तक ढके ये पहाड़, बर्फबारी का आनंद उठाते लोग। ये नजारा है कश्मीर के गुलमर्ग का, जहां बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में सैलानियों का पहुंचना जारी है। कि कोई फ्रिज में बंद हो गया बड़े से, कि एक स्वर्ग ही लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम इसको देखी है। बर्फबारी से जहां स्थानीय लोग काफी खुश हैं, वहीं यातायात बाधित होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ जमा होने की वजह से काजीकुंड में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पर खासा असर पड़ा है। बर्फ पड़ी है तो यहाँ 3 घंटे हो गए फंसे हुए और हाईवे बंद है। जब खुलेगा इसका इंतजार कर रहे हैं, जैसे खुलेगा तो निकलेंगे। मौसम के मिजाज को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों की तरफ पर्यटकों का रुख ज्यादा होगा। वहीं मैदानी इलाकों में ठंड से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। पंजाब विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के पद पर चरणजीत सिंह चन्नी और भारत भूषण आशु को उपनेता के तौर पर नियुक्त किया गया है। पंजाब के चमकौर साहिब से विधायक चन्नी ने सुनील झाकड़ की जगह ली है। मैगी पर से प्रतिबंध हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ले इंडिया और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मैगी से प्रतिबंध हटाने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अदालत ने नेस्ले इंडिया को 5 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। बिहार के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को अपहरण और कत्ल के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तेजाब कांड से चर्चित 2004 के इस मामले में सीवान के व्यवसायी के 2 बेटों का अपहरण हुआ था। बाद में उनके तेजाब से जले हुए शव मिले थे। सीवान की विशेष जिला अदालत ने शहाबुद्दीन और 3 अन्य अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्भया रेप मामले में जुवेनाइल की रिहाई के लिए उठाए जा रहे कदमों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने नोटिस बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी की एक अर्जी पर जारी किया है, जिसमें उन्होंने जुवेनाइल की रिहाई पर सवाल उठाए थे। 2003 में कथित तौर पर जिया खान द्वारा आत्महत्या मामले में चार्जशीट की डिटेल मीडिया में लाए जाने के लिए CBI की विशेष अदालत ने जांच टीम को फटकार लगाई है। CBI की जांच टीम ने कुछ दिन पहले ही इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को CBI की विशेष अदालत में होगी। अभिनेता सलमान खान ने हिट एंड रन मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका वापस ले ली है। याचिका में गायक कमाल खान को गवाह के तौर पर सुनवाई में शामिल करने की मांग की गई थी। हादसे वाली रात कमाल खान सलमान खान के साथ मौजूद थे। दक्षिण भारत के ईसाई संगठनों ने इस बार क्रिसमस नहीं मनाने का ऐलान किया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से बिगड़े हुए हालातों के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। संगठनों ने क्रिसमस मनाने के बजाय राहत कार्यों पर ध्यान लगाने को कहा है। शुक्रवार को मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार 93 साल के हो गए। उनका जन्मदिन हर साल धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार चेन्नई में बाढ़ के बाद दिलीप कुमार ने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। आतंकवादी संगठन IS का वित्त प्रमुख अबू सलेह पिछले महीने एक हवाई हमले में मारा गया। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उसके मारे जाने की पुष्टि गुरुवार को की। अमेरिकी सेना के प्रवक्ता कर्नल स्टीव वॉरेन ने बगदाद से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि अबू सलेह नवंबर महीने में मारा गया था। भारत में पहली बार T20 विश्व कप का आयोजन होने जा रहा है। शुक्रवार को इसके कार्यक्रम की घोषणा की गई। श्रृंखला 8 मार्च से 3 अप्रैल के बीच चलेगी। 16 मार्च को भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल मुकाबलों की मेजबानी दिल्ली और मुंबई को दी गई है। कोलकाता के ईडन गार्डन पर फाइनल मैच खेला जाएगा।